समझना कि लकवा क्या है, क्योंकि बिना लकवे को समझे आप लकवे के जो ट्रीटमेंट होते हैं उसको नहीं समझ पाते। तो लकवे के जो सबसे बड़ा कारण होता है, पैरालिसिस का सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है ब्रेन स्ट्रोक। अगर एक लकवे का मरीज दोबारा से अपने हाथ पैर में ताकत लेकर आना चाहता है, एक लकवे के मरीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समझना कि लकवा क्या है, क्योंकि बिना लकवे को समझे आप लकवे के जो ट्रीटमेंट होते हैं उसको नहीं समझ पाते, और लकवे का ट्रीटमेंट क्यों नहीं काम करता आप उसको भी नहीं समझ पाते। तो शुरुआत करते हैं लकवे को थोड़ा गहराई से जानने की कि आखिर में लकवा क्या होता है। अगर आप मैक्सिमम मरीज से पूछोगे, साइंस संजीवनी में इतने मरीज आते हैं, उनसे पूछोगे कि लकवा क्या है तो कहेंगे मेरा हाथ पैर नहीं चलता। मगर बहुत कम पेशेंट इसको सही तरीके से समझ पाते हैं कि लकवा कभी भी आपके हाथ पैर का रोग नहीं होता। दिखने में लगता है कि आपका हाथ टाइट हो गया, चल नहीं रहा, पैर नहीं चल रहा, आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, आपको चीज़ों को याद रखने में दिक्कत हो रही है, मगर इसकी जो जड़ होती है वो आपके हाथ पैर में नहीं होती। लकवे की जड़, पैरालिसिस की जड़ जो होती है वो आपके दिमाग में कहीं होती है। जब आपकी दिमाग की कोशिका को किसी भी वजह से नुकसान पहुंचता है, वो हो सकता है कि दिमाग में खून का थक्का आया हो या नस फटी हो, किसी भी वजह से हुआ हो, तो जब दिमाग के हिस्से को नुकसान पहुंचता है तो दिमाग क्या काम करता है? दिमाग काम करता है पूरे शरीर को चलाने का, आपकी मांसपेशियों को चलाने का, आपकी उंगलियों को चलाने का, आपके बोलने का, आपके सांस लेने का, आपके देखने का, आपके सुनने का सारा काम हमारा जो होता है ब्रेन करवाता है, वही सब कुछ को कंट्रोल करता है। तो अगर आपके दिमाग में किसी टाइप का नुकसान होता है खून के थक्के की वजह से या नस फटने की वजह से, तो क्या होता है कि दिमाग के अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होते हैं, जो हमारे हाथ पैर को कंट्रोल करने का मैसेज भेज रहे हैं, जो सब कुछ सोच रहे हैं, वो डैमेज हो जाता है। और जब वो डैमेज हो जाता है तो जब आपके हाथ पैर को इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही कि करना क्या है, कितना हिलना है, कितना नहीं हिल रहा, तो क्या होता है कि हमारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा हाथ चले तो हमें इसको गहराई से समझना पड़ेगा कि दिक्कत कहीं आपके दिमाग के अंदर है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसी भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये बात आपको बहुत कम तरीके से समझाई जाती है। आपको शायद रियलाइजेशन बहुत बाद में होती है कि ये लकवे की दिक्कत हाथ पैर की नहीं है, ये आपके ब्रेन की है। इसलिए अगर आप कभी भी लकवे का मरीज का ट्रीटमेंट लिखोगे तो कभी भी आपके हाथ का एक्सरे नहीं होता, पैर का एक्सरे नहीं होता, हमेशा आपके ब्रेन का एक्सरे होता है, आपका सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, क्योंकि डॉक्टर को देखना होता है कि दिमाग के कौन से हिस्से में नुकसान हुआ और कितना नुकसान हुआ है। दिमाग के साथ एक दिक्कत और होती है कि दिमाग की कोशिकाएं एक बार मर जाती हैं तो वो दोबारा जिंदा नहीं होती। मगर लकवे के मरीज को आपने ठीक होते हुए देखा होगा कि आपके पड़ोसी को हुआ था, वो जल्दी ठीक हो गए। तो इसके बारे में हम गहराई से बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लकवा बहुत जल्दी ठीक होता है और कुछ लकवा बहुत धीरे धीरे ठीक होता है। दोनों के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस रहा कि एक पेशेंट जल्दी ठीक हो रहा है और एक पेशेंट लेट ठीक हो रहा है। अगर लकवे के कारणों के बारे में बात करें तो लकवे के जो सबसे बड़ा कारण होता है, पैरालिसिस का सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है ब्रेन स्ट्रोक। यानी दिमाग के अंदर हुए किसी नुकसान की वजह से दिमाग काम नहीं कर पाता। जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्लॉट की वजह से, ब्रेन हैमरेज की वजह से, या कभी कभार चोट लगने की वजह से, रीढ़ की हड्डी पर चोट लग जाए, सिर पर चोट लग जाए, तो भी हमारे काम करने की क्षमता अंगों की चली जाती है। तो ये सबसे बड़े कारण होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के, लकवे के। मगर ये खून का थक्का बना क्यों, ये नस फटी क्यों, इसको भी थोड़ा गहराई से जान लेता है पेशेंट, तो वो अपने खाने पीने के अंदर परिवर्तन कर कर अपने आप को दूसरे लकवे से बचा लेता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर आपको एक बार लकवा हुआ है तो ज़िंदगी में दोबारा होने के लकवे के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही डॉक्टर के माइंड में चलता रहता है कि पेशेंट को किस तरह से हम दूसरे लकवे से बचा सकें। ये ना हो कि अभी मरीज को लकवा हुआ है, 2-4 दिन बाद दोबारा से लकवा हो जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लकवे के कारण को समझना कि लकवा क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है। जो हम लकवा देखते हैं क्लॉट की वजह से, इन्फ्रैक्ट की वजह से, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है या फिर हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है, तो जो खून होता है उसे गाढ़े होने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है।
जब आपका खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो उसमें थक्के बनाने की प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर यही थक्का खून में कहीं बने और आपके दिमाग तक कहीं चला जाए और फंस जाए तो क्या होता है कि जहाँ पे वो फंसा तो वहाँ पे आगे खून नहीं जा पाता और उस वजह से आपको होता है ब्रेन स्ट्रोक, लकवा। दूसरी प्रकार क्या होता है वो ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज के अंदर एक ही कारण देखा जाता है, वो है बढ़ा हुआ बीपी आपका। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा बीपी रहता है तो क्या होता है कि दिमाग के अंदर अगर नस फट जाए तो दिमाग के अंदर खून फैल जाता है। अगर ये किसी और हिस्से में हो रहा है, नाक में हो रहा है या कहीं और हो रहा है तो इतना नुकसान नहीं होता, मगर अगर वही चीज़ ब्रेन के अंदर हो जाए, दिमाग के अंदर हो, तो खून के फैलने की वजह से वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो भी नुकसान सहती हैं और उस नुकसान की वजह से आपके हाथ पैर की जो ताकत होती है वो चली जाती है। अब मरीज़ को लगता है कि ये जो खून का थक्का है अगर ये किसी तरह से निकल जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है, पेशेंट में ताकत हो लेकर आता है। पेशेंट अक्सर मेरे पास आते हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स दिखा रहे होते हैं, सीटी स्कैन दिखा रहे होते हैं, तो कहते हैं देखो सर यहाँ पे खून का थक्का है, ये चला जाएगा ना। तो ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो खून का थक्का है अगर वो वहाँ पे काफ़ी टाइम से पड़ा है, एक तो उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, हार्ड हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर वो निकल भी जाए, डिज़ोल्व भी हो जाए, तो भी पेशेंट के अंदर बात करने की, चलने की काबिलियत, हाथ हिलाने की काबिलियत नहीं आ पाती। कारण क्या होता है कि जब खून नहीं पहुंचा, जब आपके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो वहाँ के सेल खत्म हो गए, वो जिंदा नहीं है, वो मर गए हैं और मरे हुए सेल को दोबारा जिंदा करना पॉसिबल नहीं होता। मगर मरीज़ ठीक होते हैं। कैसे ठीक होते हैं, अभी आगे जैसे जैसे वीडियो पड़ेगी आपको समझाऊंगा कि कैसे पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हाथ पैर में वापस ताकत लेकर आई जाती है। लकवा एक ऐसी बीमारी है जो ना सिर्फ एक मरीज़ का इम्तिहान होता है बल्कि एक डॉक्टर का भी इम्तिहान होता है। पेशेंट को लगता है कि वो कुछ टाइम की मेडिसिन खाएगा ठीक हो जाएगा, डॉक्टर को लगता है कि चलो इसको खून पतला करने की दवाई दे दो, कोलेस्ट्रॉल की दवाई दे दो, ताकत की दवाई दे दो और बाकी चीज़ें सब कुछ वो नसीब पे छोड़ देता है कि अब जो होगा भगवान ही मालिक है, ठीक होना होगा हो जाएगा, नहीं होना का नहीं होगा। अक्सर डॉक्टर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं आपको फिजियोथेरेपी बता के कि कहते हैं कि जाओ फिजियोथेरेपी करवाओ, जल्दी ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। कुछ टाइम के बाद आप थक हार के डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हो और फिजियोथेरेपी जब आप करवाते रहते हो तो भी आप देखते हो कि आपके अंदर कोई चेंजेस आने बंद हो गए, तो आप थक जाते हो, अंदर से टूट जाते हो कि आपको लगता है कि मेरा ट्रीटमेंट अब पॉसिबल है ही नहीं। डॉक्टर ये बात कभी भी मरीज को नहीं बताते कि दिमाग का जो हिस्सा डैमेज हुआ है वो रिकवर नहीं हो पाता। मगर अगर आप मरीज को कभी गौर से आप देखोगे, जब उसे लकवा हुआ था तो कंडीशन बिल्कुल अलग थी। पेशेंट बिल्कुल उठ नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, हाथ हिल भी नहीं पाता था। मगर अगले 6 महीने में आप क्या देखते हो कि उसके अंदर परिवर्तन आने शुरू हुए। वो खड़ा होने लगा, बोलने लगा, चलने लगा, हाथ हिलाने लगा। हो सकता है कि वो सही तरीके से बोल ना पाता हो सकता है कि सही तरीके से हाथ नहीं चला पाता हो सकता है वो ढंग से चल ना पाते हो, मगर उसमें वो चेंजेस जो आए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ज़रूरत हो जाती है पेशेंट के लिए समझना और एक डॉक्टर के लिए समझना कि ये चेंजेस क्यों आए, किस वजह से आए। दिमाग के सेल तो मर चुके थे, तो इन्होंने काम कैसे किया। ये काम होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी से। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक एक क्षमता है दिमाग की अपने अंदर हीलिंग करने की, अपने अंदर एडजस्टमेंट करने की। इसके अंदर क्या होता है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी आप देखते हो कि बच्चों में बहुत तेज़ी से हो रही होती है, इसलिए उनका दिमाग का विकास हो रहा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है ये स्लो डाउन होने शुरू हो जाती है, धीरे होने शुरू हो जाती है और बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते ये बिल्कुल तरीके से बंद हो जाती है और हमारा दिमाग सिकुड़ना शुरू कर देता है। तो ये अपने दिमाग को ताकत देने वाली, दिमाग को बढ़ाने वाली, दिमाग को डेवलप करने वाली एक कुदरती क्षमता है हमारे शरीर के अंदर। और इसी क्षमता ने आपको, जब आपको स्ट्रोक हुआ था और उससे लेकर अगले 6 महीने तक बहुत अच्छा बदलाव दिया। आप चलने लगे, आप बोलने लगे, आप हिलने लगे। मगर 6 महीने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है ये कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। ना पेशेंट मेथड उसमें काम कर रहा होता है, ना डॉक्टर काम कर रहा होता है, कोई उस पर काम नहीं कर रहा होता कि इस अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम चालू रखें, दिमाग के अंदर विकास होता रहे तो पेशेंट की चलने की, बोलने की पूरी क्षमता उसके अंदर आ सकती है। मगर ये न्यूरोप्लास्टिसिटी पे कोई काम ही नहीं करता, कोई डॉक्टर इस पर ध्यान ही नहीं देता। क्योंकि अगर हम किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर का पर्चा निकाल के देखें, आप खुद अपना, अगर आप लकवे के मरीज हो, घर में कोई भी लकवे का मरीज है, पर्चा निकाल लो,
उस पर्चे के अंदर आप सारी की सारी दवाइयों को एक एक करके आप सर्च करना शुरू करो कि ये दवाई किस वजह से दी गई है। आपको उसमें कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन मिल जाएगी, उसमें बीपी की मेडिसिन मिल जाएगी, आपको खून पतला करने की दवाई मिल जाएगी, ताकत की दवाई मिल जाएगी, मगर आपको कोई भी ऐसी दवाई नहीं मिलती जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को, आपके दिमाग को दोबारा से ताकत दे, दोबारा से क्षमता दे, दोबारा से विकास करने का, उससे खुलने का मौका दे। क्यों? क्योंकि ऐसी दवाइयाँ एलोपैथी में बनी नहीं हैं, इस वजह से वो आपको दे नहीं पाते। और ये गलती क्या करते हैं कि आप बताते भी नहीं हैं कि इसका सॉल्यूशन है, हमारे पास नहीं है, चलो आयुर्वेद के पास है, वहाँ चले जाओ, यहाँ पे हमारा जो काम है वो हो चुका है, अब उनकी बारी है। होता ये है कि जब किसी को लकवा होता है तो पहले 4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 4 घंटे के अंदर अगर आपके दिमाग के अंदर खून का थक्का आया है तो एक छोटा सा इंजेक्शन होता है टीपीए का, वो लगता है, पेशेंट वो जाता है और खून के थक्के को एकदम घोल देता है, डिजॉल्व कर देता है। जैसे ही खून का थक्का डिजॉल्व हुआ, अभी ब्रेन के सेल्स मरे नहीं हैं, उनको ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाती है, वो काम करना शुरू कर देते हैं और 15 दिन के अंदर मरीज बिल्कुल ठीक। मगर अगर पेशेंट ये 4 घंटे गंवा देता है तो उसकी दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि उसको अब ये टीपी का इंजेक्शन नहीं लग सकता, या फिर वो केसेस जिनके अंदर ब्रेन हैमरेज हुआ होता है उनको भी ये टीपी नहीं लग पाता। जब ये 4 घंटे आपके निकल गए, उसके बाद जो आपके लकवे का जो मरीज होता है वो भगवान भरोसे होता है। उसमें कितनी रिकवरी होगी, कितने टाइम तक होगी, किस तरह से होगी, अब डिपेंड करता है पेशेंट के अंदर, बॉडी के अंदर कितनी क्षमता है। ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, इसकी क्षमता हर किसी में अलग अलग होती है। एक बच्चे में तेज़ी से विकास होता है, एक बूढ़े में कम होता है। तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, अगर हम इसे किसी तरीके से चालू कर सकें, दोबारा से रीस्टार्ट कर सकें, तो पेशेंट के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है, और ये आयुर्वेद कर पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी डॉक्टर्स देख रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट देख रहे हैं, उनको से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब कोई भी पेशेंट पैरालिसिस का आता है, लकवे का आता है, आपके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेता है, तो उसको बताओ कि ये दिक्कत आपके साथ हुई थी, इतना डैमेज हुआ, अब आपके दिमाग के अंदर जो भी नुकसान की भरपाई है अगले 6 महीने पे आपके शरीर पे डिपेंड करती है। अगर वो रह जाती है तो उसके बाद आपको आयुर्वेद हेल्प करने वाला है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है पेशेंट के लिए जानना कि उसके किस टाइम के अंदर कौन सा ट्रीटमेंट ज़रूरी है। जब अभी भी हुआ है तो एलोपैथी बेस्ट है, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, मगर जब आपका लकवा पुराना हो जाता है तो वहाँ पे एलोपैथी का कोई रोल नहीं रह जाता। जो दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं, जो आप खा रहे हो, कई सालों से खा रहे हो, और आपको लगता है कि किसी दिन ऐसा चमत्कार होगा कि मेरे हाथ पैर में ताकत आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। जो दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं वो सिर्फ इसलिए दी जा रही हैं कि आपको लकवा दोबारा ना हो, वो इंश्योरेंस है। वो आपको दोबारा होने से बचाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रखेगा, आपको शुगर ठीक रखेगा, आपका बीपी ठीक रखेगा, जिससे आपको दोबारा से ये खून की थक्के वाली दिक्कत, बीपी वाली दिक्कत, ब्रेन हेमरेज वाली दिक्कत दोबारा ना हो। क्योंकि अगर आपको एक बार लकवा हुआ है और दोबारा हो जाएगा तो नुकसान बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको कंट्रोल करना, और उसके अंदर एलोपैथिक मेडिसिन बहुत कारगर है। मगर जो आपका हाथ नहीं चल रहा, आपको दिक्कत किससे है? आपको डर लग रहा है कि आपको दोबारा होगा या नहीं होगा, या आपको दिक्कत हो रही है चलने में, काम करने में। पेशेंट आते हैं, हमारे पास आते हैं, ऑटो चालक होते हैं, इसको अपना अकेला ब्रेड अर्नर होते हैं, अकेले कमा रहे होते हैं, फैमिली को चलाना होता है, और उस मरीज को अगर लकवा हो जाए तो आप खुद सोच सकते हो कि उसकी फैमिली पे क्या बीतती है। ना वो कमाने लायक रहता है, ना चलने लायक रहता है, ऊपर से मेडिसिन का इतना खर्चा हो रहा होता है, फिजियोथेरेपी की सिटिंग्स हो रही होती है, 500 600 रुपये वो दे रहे होते हैं। तो एक पेशेंट जो एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है, वो इन्हीं खर्चों में यही सोच के कि मेरा मरीज़ ठीक हो जाएगा, मेरा मरीज़ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब ने बोला है, वो इन्हीं ही ख्यालों में रहता है कि वो ठीक होगा, मगर वो नहीं हो पाता। बल्कि जो उस पेशेंट के पास जो क्षमता थी वो ख़त्म हो जाती है। पेशेंट अपने अंदर से बंदाना शुरू हो जाता है। एक खुद सोचो कि एक मरीज़ जिसको लकवा हो, जिसकी बोलने की क्षमता चला गई हो, तो वो अपना वो कैसे बताएगा? तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सापन आ जाता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर होना शुरू हो जाता है, या फिर पेशेंट बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि दिमाग, जो हमारा दिमाग है, वो दोबारा से थोड़ा पीछे चला गया है, वो अनडेवलप हो गया है। हमें ज़रूरत है उसको दोबारा से ताकत लेने की, वो दोबारा से सेंस लाने की, उसकी दोबारा से मेमोरी लाने में, दोबारा से ताकत डालने की। और इसमें जो मदद करता है वो साइंस इंजीनियर आपकी मदद करता है। तो मेज पे आप बैठे और आपने बस इतना करना है,
अगर आपको आसान लगे तो थोड़ा सा वजन ले सकते हो, थोड़ा सा वेट अपने हाथ में बांध सकते हो और इसको आप एक्सरसाइज को कर सकते हो। जितने भी लकवे के मरीज होते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, कहीं पर भी जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, सबसे पहला सवाल यही होता है कितने टाइम में ठीक हो जाएंगे, कितना टाइम हमें दोबारा से वापस काम करने लायक हो जाएगा। और डॉक्टर हमेशा उनको एक ही चीज़ कहता है, आप सब कुछ भगवान के नाम पे छोड़ दो, भगवान के पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, आप बस अपनी फिजियोथेरेपी करते रहो। पेशेंट करता रहता है, वो ठीक नहीं होता। आज मैं आपको इस वीडियो से इसी का जवाब दूंगा कि आप कितने टाइम में कैसे ठीक होगे। जब किसी को लकवा होता है तो कितने टाइम में ठीक होगा डिपेंड करता है कि दिमाग के अंदर कितना नुकसान हुआ है, किस हिस्से में नुकसान हुआ है। अगर दिमाग के अंदर नुकसान आपके उस हिस्से पे हुआ है जो आपके हाथ पैर को कंट्रोल करता है तो आपका हाथ पैर जाता है। अगर आपके वॉइस वाले कहीं पर आया है, आपके ब्रोडकास्ट में कहीं पर क्लॉट आया है तो आपकी स्पीच चली जाती है। तो कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कि कितना दिमाग के अंदर डैमेज हुआ है। जिन पेशेंट के अंदर इनफैक्ट क्लॉट की वजह से दिक्कत होती है उनको बहुत तेज़ी से रिकवरी देखी जाती है क्योंकि उनके दिमाग के अंदर नुकसान छोटे हिस्से में हुआ होता है, तो बहुत तेज़ी से वो अपनी रिकवरी दिखाते हैं। जिन पेशेंट के अंदर लकवा जो हुआ है ब्रेन हैमरेज की वजह से हुआ है, नस फटने की वजह से हुआ है, तो उनके अंदर रिकवरी स्लो होती है। उनके अंदर फंक्शनिंग जो होती है उसमें 2-4 महीने का गैप होता है। जहाँ पर एक क्लॉट वाला पेशेंट 3 महीने के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाता है, वहीं पर एक ऐसे पेशेंट लकवे के पेशेंट को जिसमें ब्रेन हैमरेज हुआ है उसको रिकवरी करने में टाइम लगता है। और इससे ज़्यादा टाइम उन पेशेंट को लगता है जिनकी क्रेनियोप्लास्टी हो चुकी होती है, जिनका स्वेलिंग हटाने के लिए, स्वेलिंग को जगह देने के लिए दिमाग की हड्डी हटाई होती है, वापस लगाई होती है, उनके अंदर इससे ज़्यादा टाइम लगता है। और वो जो मरीज़ जिनको पैरालिसिस लकवा हुआ है चोट की वजह से, स्पाइनल इंजरी की वजह से, वहाँ पर चीज़ें और बदल जाती हैं, वहाँ चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं, वहाँ पर रिकवरी पीरियड बहुत स्लो हो जाता है। कुछ केसेस में रिकवरी होती है, कुछ केसेस में रिकवरी नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का डैमेज उनके नर्वस सिस्टम को हुआ है। तो ये डॉक्टर के लिए भी मुश्किल होता है कि ये बताना कि आप इतने टाइम में ठीक हो जाओगे, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि ये बीमारियां जो नर्वस सिस्टम की होती हैं वो रिकवर नहीं करती। वो सही तरीके से जो मेडिसिन, अब बीपी की मेडिसिन खाने से आपका ब्रेन थोड़ा ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खाने से आपका ब्रेन थोड़ा ठीक हो जाएगा, या फिर कोई मल्टीविटामिन लेने से आपका ब्रेन के अंदर ताकत थोड़ा आ जाएगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि एक तो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी ना होना और दूसरे डॉक्टर का साफ साफ ना बोलना कि ठीक है आप मेरे पास आ रहे हो, आप अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करो और कुछ ऐसा देखो जो आपके ब्रेन के अंदर काम कर सके। ठीक है एलोपैथिक के अंदर मेडिसिन नहीं है मगर और पैथियां हैं, उनके पास ताकत है आपके दिमाग को दोबारा से ताकत देने की। तो एक डॉक्टर को बताना चाहिए, पेशेंट को गाइड करना चाहिए कि चाहो आप इसको शुरू करो और आपको आराम मिलेगा। साइंस इंजीनियरिंग इतनी पेशेंट की वीडियोस डालता है, इतनी रिकवरी के पेशेंट्स की वीडियो डालता है। आज की डेट में सारे डॉक्टर्स जानते हैं साइंस इंजीनियरिंग को, जो पैरालिसिस के फील्ड में कर रहा है, और वो चीज़ पेशेंट को नहीं बताते। और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि पेशेंट जो होता है वो भटकता रहता है, मंदिरों में जाता है, वो झाड़ू फूक करवाने जाता है, वो कहाँ नहीं जाता, परेशान रहता है, इतना पैसा वो खर्च कर रहा होता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि मेरा जो मरीज़ है, मेरा जो फादर है, मेरे जो हस्बैंड है वो दोबारा से ठीक हो जाएंगे, दोबारा से चलने लगेंगे, दोबारा से काम करने लगेंगे। मगर जब तक सही ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं मिल पाता, वो चीज़ वो चाह रहे वो नहीं हो पाता। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लकवे को समझना कि लकवा दिक्कत क्या है। लकवे के मरीज़ को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। पेशेंट को लगता है कि फिजियोथेरेपी करवा लेने से उसके जो दिमाग के अंदर क्लॉट है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो ठीक हो जाएगा, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो हम डॉक्टर ही होते हैं। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाने के बाद जब वो अपना पर्चा देखते हैं तो लास्ट में एक चीज़ लिखी हुई होती है, फिजियोथेरेपी एडवाइस, और डॉक्टर कहते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करवाओ, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। पेशेंट करवाता है, पहले 6 महीने फिजियोथेरेपी करवाता है और उसमें बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस फिजियोथेरेपी की वजह से नहीं आ रहे होते, ये चेंजेस आ रहे होते हैं क्योंकि ब्रेन के अंदर जो स्वेलिंग आई थी क्लॉट की वजह से या ब्रेन हैमरेज की वजह से वो जाना शुरू करती है, तो ब्रेन के दोबारा से फंक्शन आने शुरू होते हैं। दूसरा, ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत तेज़ी से हो रही होती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है, जहाँ पे सूजन है वहाँ पर वो शरीर उस चीज़ को भरना शुरू करता है। तो अगले 6 महीने तक पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी। तो इस टाइम के अंदर पेशेंट चाहे एक्यूप्रेशर करवाए, एक्यूपंक्चर करवाए, फिजियोथेरेपी करवाए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाए, झाड़ फूक करवाए, इंजेक्शन लगवाए,
मंदिर जाए, गुरुद्वारे जाए, मस्जिद जाए, वो कहीं पर भी जाएगा, उसके हाथ पैर में उसे ताकत आती हुई नज़र आएगी। उसके अंदर वो चेंजेस उसको नज़र आएंगे ही आएंगे। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। सबसे बड़ी दिक्कत तब शुरू होती है जब ये 6 महीने निकल जाते हैं। ये 6 महीने निकल गए, आपके हाथ पैर की ताकत रुक गई। आप चाहे मस्जिद जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, जो मर्जी दवाई खाओ, जो मर्जी फिजियोथेरेपी, जो मर्जी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कुछ भी आप करवाओ, आपके हाथ पैर के अंदर कोई ताकत वापस नहीं आएगी। अब सवाल उठता है क्यों अब ये दवाई काम नहीं कर रही, क्यों ये एक्यूप्रेशर काम नहीं कर रहा, क्यों ये फिजियोथेरेपी काम नहीं कर रही, क्यों ये जो हम इंजेक्शंस लगवाए, मस्जिद गए, मंदिर गए, क्यों ये अब काम नहीं कर रहा जो पहले कर रहा था। यहाँ पे दिक्कत होती है बीमारी को समझने की कि दिक्कत क्या हुई और कैसे ठीक होगी। तो पेशेंट को ज़रूरत है इस पॉइंट पे समझने की कि दिक्कत अब न्यूरोप्लास्टिसिटी से ही ठीक होगी, दिमाग की खुद को विकास करने की क्षमता से ही ठीक होगी। तो पेशेंट को भटकना बंद करना चाहिए इस पॉइंट पर आकर। यहाँ पर उसको समझना चाहिए कि उसकी दिक्कत क्या है, क्यों है, किस वजह से है। एक बार आप इस बात को समझ जाता है, पेशेंट गहराई से अपने चीज़ों को देखता है कि उसने क्या गलती कर रहा है, क्या किया उसने, क्या नहीं किया, तो वो समझ जाता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, आज आपसे बात कर रहा हूँ, वही बात सच है। आपने बहुत कुछ किया होगा अपनी लाइफ में। जब किसी मरीज़ को दिक्कत हुई, आप मंदिर गए होंगे, मस्जिद गए होंगे, इंजेक्शंस लगवाए होंगे, जलाया होगा पेशेंट को, अलग अलग पहलवानों पर जाकर उनकी हड्डियों की एडजस्टमेंट करवाई कि पता नहीं आपने क्या क्या नहीं किया। आपने फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सब कुछ किया, सालों साल फिजियोथेरेपी लगी हुई है, मगर वो भी आता है, थक हार के चला जाता है, मशीन लगाता है, बैठा रह जाता है, हाथ पैर हिलाता है और चला जाता है। कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहाँ पर आपके दिमाग के अंदर जो नुकसान है उसकी भरपाई नहीं हो रही। जब तक वो नहीं होगी, आपके हाथ पैर में ताकत नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। और उसे लाने के लिए आपको अपने दिमाग को, अपने लकवे को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक समझोगे नहीं, अपने इलाज को नहीं समझोगे, क्या इलाज कर रहे हो, तब तक कोई भी डॉक्टर, कोई भी फ़कीर, कोई भी पंडित आपके हाथ में ताकत लेकर नहीं आ पाएगा। अगर एक लकवे का मरीज़ दोबारा से अपने हाथ पैर में ताकत लेकर आना चाहता है कि दोबारा से उसके हाथ में पुरानी जैसी ताकत आए, तो उसे वहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ से दिक्कत शुरू हुई है। उसे वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ से इसकी हाथ पैर की मांसपेशियों को कंट्रोल किया जाता है, वो है आपका दिमाग। और दिमाग को एक ही तरीका हील कर सकता है, दोबारा से ताकत लेकर आ सकता है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझना पड़ेगा। हमें उस न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा जिसने आपको लकवे के जिस दिन हुआ था और 6 महीने के अंदर आप में ताकत डाली थी। तो अगर ये 6 महीने के पीरियड के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी ने आपको इस लायक बनाया कि आप दोबारा से खड़े हुए, दोबारा से चले, दोबारा से बोले, अगर यही न्यूरोप्लास्टिसिटी हम आगे भी कंटिन्यू रख सके, तो पेशेंट के हाथ पैर के अंदर ताकत आनी शुरू हो जाती है, दोबारा से कमांड आना शुरू हो जाता है, दोबारा से काम करने की काबिलियत आ जाती है। तो हमने इसी दिमाग की क्षमता को इस्तेमाल करना है और उसे हमने लंबे टाइम तक चलाना है, हमने उसे रुकने नहीं देना। इसलिए ज़रूरी हो जाता है ऐसे मेडिसिन का जाना शरीर के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को बंद ना होने दे और जो बंद हो चुकी है उसे दोबारा से शुरू कर सके। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस न्यूरोप्लास्टिसिटी पे वर्क करना, अपने दिमाग पे काम करना। क्योंकि मरीज़ को अगर ये लगता है कि उसके हाथ पैर के हिलाने से, फिजियोथेरेपी कर लेने से, थोड़ा बहुत उस पर मशीन लगाने से ताकत आ जाएगी, दोबारा से काम करने लायक हो जाएंगे, नहीं होता। तो ज़रूरी है दिमाग को समझना, दिमाग को उस पर न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करना, उस पीरियड को बंद मत होना। और इसमें आपकी मदद करता है साई संजीवनी। साई संजीवनी इतने सालों से इस न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करता आया है, इतने पेशेंट को आराम देता आया है कि पेशेंट खुद ब खुद बोलते हैं कि जो चीज़ उनकी नहीं हो पा रही थी वो पहले महीने में ही शुरू हो जाती है। आपको बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना है। जिस दवाई ने आपके शरीर पे काम करना है वो पहले दिन से ही शुरू कर देती है। वो आपको पहले महीने में ही आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगी। आपका हाथ चलना, आपकी उंगलियों को हिलना, अपनी उंगलियों को बंद कर लेना, खोल पाना, ये सारी की सारी जो क्षमताएँ हैं, ये जो पॉजिटिव साइन होते हैं लकवे के ठीक होने की, ये आपको पहले महीने में दिखने शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई ट्रीटमेंट पहले महीने में काम नहीं कर रहा, उसको दूसरे महीने ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी के फिनोमेना को चालू रखना।
अब मैं चाहता हूँ इस वीडियो के एंड पे आपको अपने एक मरीज से मिलाऊं और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको ऐसा लिंक दूंगा, ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को साधने में। क्योंकि अगर सिर्फ हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं तो ये दिमाग का विकास है। दिमाग का विकास के बाद दिमाग को समझाना पड़ता है कि आपने हाथ पैर को कैसे हिलाना है और उसकी हमें करनी पड़ती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग एक तरह से उसको दिमाग का जो नया हिस्सा है, जो नया विकास किया है, उसको ये समझाना कि इस हाथ पैर की मांसपेशियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। और ये होता है रिपीटिशन से, यानी एक ही काम को बार बार करने से पेशेंट के अंदर वो काबिलियत आ जाती है। तो यहाँ फिजियोथेरेपी से ज़्यादा काम करती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कि वो आपको वो काबिलियत ब्रेन को देती है जो आपको चाहिए। अगर आप थोड़ा गहराई में जाके देखो हमारा दिमाग कैसे सीखता है तो आप समझोगे कि जो भी काम हम बार बार करते हैं हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। आप शायद कुछ भी हो सकता है, आप शायद हो सकता है कि आप स्कूटर चलाते हो, चाहे आप कोई काम करते हो, जो काम आप रोज करते हो उसमें आपकी स्पीड बढ़ जाती है, उसमें आपकी परफेक्शन बढ़ जाती है। तो रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है दिमाग के अंदर विकास करने की। तो किसी भी लकवे की मरीज के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहली है न्यूरोप्लास्टिसिटी, दूसरी है उस न्यूरोप्लास्टिसिटी से बने हुए दिमाग को साधना। उसको साधा जाता है रिपीटिशन से, एक ही चीज़ को बार बार करने से। तो उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस पेशेंट को बताते हैं जो जहाँ तक लगता है पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होती है। क्योंकि इतने मरीज़ आते हैं, इतनी फिजियोथेरेपी करवा कर आते हैं, जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि पेशेंट ये एक्सरसाइज करो, वो सुनने में बहुत सिंपल लगती है मगर पेशेंट को सबसे ज़्यादा आराम देती है। सबसे ज़्यादा जब वो अपनी साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, ट्रीटमेंट के साथ जैसे ही वो एक्सरसाइज करना शुरू करता है पेशेंट के अंदर ट्रेमेंडस चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, मरीज से मिलेगा, मरीज क्या कहते हैं और उस एक्सरसाइज को समझिएगा। आपने देखना नहीं है, करना नहीं है, आपने उसको गहराई से समझना है कि अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं। क्योंकि एक बार आप समझ गए तो आपका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने एक मरीज के पास और उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइजेस की वीडियो। तो अरुण जी आप खुद बताओ कि साइंस इंजीनियरिंग से जो आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, जो आप बता रहे हो लास्ट के 2 मंथ्स में आपने क्या अपने अंदर चेंजेस देखे? मैंने हाथ सीधा हुआ, पैर उठा के दिखाओ। अब पहले इतना जाता था ऊपर? जाता था लेकिन मुड़ा रहता था। अब सीधा चला जाता है। सीधा जाता है। चीज़ों को पकड़ लेते हो आराम से? पकड़ लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होती? उंगली में ताकत का तो आया है लेकिन कम आया है। ठीक है, आप कोई चीज़ पकड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत नहीं होती है। इसे पकड़ के दिखाओ जरा। पेशेंट का जो ये वाली तरफ है, यानी सीधी तरफ पैरालिसिस का अटैक पड़ा हुआ है। पैरालिसिस की वजह से ये टांग काम नहीं करती।